सबसे पहले तो रिवाज संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, क्योंकि मैं भी अनभिज्ञ थी कि ऐसे कार्यक्रम आगरा में होते हैं। दूसरा, इनके हौसले को मैं प्रणाम करती हूँ कि इन्होंने ऐसी प्रेरणा दी है कि आज हमारा जो युवा इधर उधर भटक रहा है वो इनसे प्रेरणा लेके कहीं अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ये अपनी उड़ान भर रही हैं। मतलब हम लोग तो सब कुछ ईश्वर ने पूरे अंग दिए, सब कुछ होते हुए भी कई बार पस्त हो जाते हैं, लेकिन इनके हौसलों को देखिए कि जिस तरह इन्होंने नृत्य किया है या फैशन परेड में भी आए हैं, और वैसे भी ये तो अर्धनारीश्वर का रूप है ही, मतलब सबके लिए मंगल कामना करते हैं। हमें भी इनके लिए मंगल कामना करनी चाहिए कि ईश्वर इनको इतनी शक्ति प्रदान करे, इतनी हिम्मत दे कि जीवन की हर लड़ाई को जीत सके। और आज मधु सक्सेना जी ने प्रोग्राम कराया, मधु जी ने प्रोग्राम कराया, बाकी में बहुत बढ़िया। आगरा में इनके अलावा कोई कराते नहीं इस तरीके के प्रोग्राम, और हम लोगों की काफ़ी अच्छी टीम बनी हुई है। पहली बार फैशन शो में पार्टिसिपेट किया है या पहले का? नहीं सर, हमने काफ़ी इवेंट में कर चुके हैं। जैसे नितिन भाई ने बताया, हम लोगों की खुद की एक टीम बनी हुई है जो हम दिल्ली, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह जाते रहते हैं इवेंट वगैरह, प्रोग्राम वगैरह में। पर आगरा में इस तरीके के प्रोग्राम मधु सक्सेना दीदी कराती हैं और कोई नहीं कराता, और बाकी में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया और आगरा में यही कराती हैं। इनसे पहले भी मैं 2-3 इवेंट कर चुके हैं मधु सक्सेना दीदी। मैं ऑलरेडी एक ट्रांस मॉडल हूँ। मैंने ऑलरेडी लैक्मे के लिए भी शोज़ किए हुए हैं, मैंने कनाडा में लॉरियल के लिए शोज़ किए हुए हैं, तो मैंने शुरू से ही शोज़ में हूँ। अब फिलहाल मैं अभी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है एसेंशियल। It was a great experience altogether. It was a very pleasing environment over here, so I quite enjoyed it. क्या कहना चाहेंगे आप आगरा के लोगों के बारे में? आगरा के लोगों से ही मुलाकात नहीं है, पर जिन लोगों से हुई यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग आए हैं, तो वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कल्चर है यहाँ का। अगर मैं दिल्ली के हिसाब से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कल्चर है, बट इट वॉज ग्रेट। मैं भारतीय किसान यूनियन की जनपद आगरा की तरफ से देशवासियों को आज चौधरी साहब की 120वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और किसान दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा के किसानों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। यदि किसी एक किसान पर भी किसी प्रकार का कोई संकट आता है, पूरे जनपद का किसान एक जगह और एक भारतीय किसान यूनियन के झंडे के लिए काम करेगा। आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, 2 दिवसीय धरना है। कल भी हम धरने पर बैठे थे। अभी डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार में बीजेपी सरकार है, इलेक्शन आने वाला है। अब हम लोग ये मांग करते हैं, अगर खंडपीठ नहीं तो वोट नहीं। हम लोग खंडपीठ की स्थापना करने के लिए अधिवक्ता करीबन पिछले 60 सालों से संघर्षरत है, और यहाँ की आगरा की जनता, आगरा का अधिवक्ता, पूरे आगरा मंडल की जनता, पूरा व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी लोग अभी अधिवक्ताओं के साथ हैं, और सभी वर्ग ये चाहते हैं खंडपीठ की स्थापना आगरा में जल्द से जल्द हो। और हमारे यहाँ जो केंद्रीय राज्य मंत्री है श्री SP सिंह बघेल साहब, उनका भी हमने घेराव किया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम संसद में इस मांग को उठाएंगे, और हम इस बार हम अधिवक्ता बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और हम ये सरकार से चाहते हैं कि आगरा में जल्द से जल्द खंडपीठ की स्थापना की जाए। अगर खंडपीठ स्थापना नहीं की जाती तो हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका घेराव करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, और हम अपने अधिवक्ता साथियों के, और जो चुनाव आने वाला 2022 में, हम अपने अधिवक्ताओं को निवेदन करेंगे, हम अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे।
लेकिन ऐसे जो व्यक्ति, जो राजनीतिक जो पार्टी के व्यक्ति है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो लोग ये नहीं चाह रहे हाईकोर्ट बेंच के लिए अगर हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे। आज हमारा धरने का दूसरा दिन है। कल से लगातार आज तक हमारा धरना जारी है। ये धरना हमने इसलिए किया है कि जसवंत सिंह आयोग जो पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया था, यह निर्णय करने के लिए कि खंडपीठ की स्थापना आगरा में की जाए या मेरठ में की जाए, इसका निर्णय करके आयोग बताए। तो आयोग ने जो रिपोर्ट सारे सब जगहों का सर्वेक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को और संसद को सौंपी थी, जसवंत सिंह आयोग ने उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि आगरा वह स्थल है जहाँ पे हाई कोर्ट बेंच स्थापित की जानी चाहिए। भौगोलिक रूप से, हर प्रकार से, व्यापारिक रूप से, सब प्रकार से आगरा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों ने, राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों ने उस आयोग की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया है। तो हम पुनः अब इस मांग को लेते हुए इस धरने को जारी कर रहे हैं कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को तुरंत केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे, अन्यथा 2022 के चुनाव में हम उनके बहिष्कार करेंगे। तो जैसा था कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन अब जैसे जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक न एक दिन राजनीतिक मुद्दा बनेगा और ये रूप लेगा। और जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से बेंच की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। तो अब हमारे यहाँ पे SP सिंह बघेल हैं, कानून मंत्री हमारे आगरा के, इनके होते हुए भी अगर नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि नहीं कभी हो। आज से चल रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। अगर यहाँ आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती है तो नो वोट और नो हाईकोर्ट वाला मैटर है। कोई एडवोकेट वोट नहीं करेंगे चुनाव में। कानून मंत्री जो है वो भी हमारे यहीं के हैं और उनके होने के साथ यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, इससे मेरा पूरा समर्थन है। हमने कहा आई एम नॉट पुशिंग यू, आई एम स्टॉपिंग यू एज ए लीडर ऑफ द लॉयर्स, एज ए लीडर ऑफ द एक्शन कमेटी ऑफ हाई कोर्ट एट आगरा। जब बढ़ती हुई संख्या देखी तो वो उनका तौर तरीके बदल गए और बोलने लगे कि मैं चूँकि इस क्षेत्र का सांसद हूँ, इसलिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उच्च न्यायालय खंडपीठ के स्थापना के संबंध में कोई उन्होंने ठोस बात नहीं की। हम SP सिंह बघेल और केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि गुमराह करने वाली कोई भी टैक्टिक्स, कोई कूटनीति नहीं चलने वाली है। हम आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील करते हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा के होने वाले हैं। जो सरकार किसानों के सामने झुक सकती है, किसानों के बलिदानों के सामने झुक सकती है, पूंजी परस्त कानूनों को वापस ले सकती है, तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ क्यों नहीं बन सकती। देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और हम सभी लोग इसको लेकर सचेत हैं। 25 दिसंबर के लिए और 31 दिसंबर के सेलिब्रेशंस के लिए हमने पत्र जारी किए हैं होटल एसोसिएशन को और जो संबंधित लोग हैं उनको। इसको लेकर कल मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, कल शाम को। खास करके जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराया जाना है। जो गाइडलाइंस हैं, जैसे कि कहीं भी अगर कोई बंद हाल है तो उसमें मैक्सिमम 100 लोग रहेंगे और कोविड हेल्प डेस्क रहेगा। बाहर क्षेत्रफल के हिसाब से लोग रहेंगे और सभी लोगों के बीच जो प्रॉपर डिस्टेंस है 2 गज का वो मेंटेन होना चाहिए। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेके जागरूक करने के लिए और निर्देशों को उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कल मीटिंग कर रहे हैं और इसमें सबको सचेत करें।
एक कंपोनेंट है, ओवरऑल आर्किटेक्चर है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश, और हमने इसको ऐसे ही पेश भी किया है। और इसमें ये है कि जो 14-15 में प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का विजन बनाया था कि लोगों के लाइफ में टेक्नोलॉजी के द्वारा बदलाव आए और लोगों के लाइफ में और युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए अवसर, नए नए समृद्धि के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, उसके लिए एक पूरा एक आर्किटेक्चर बना है। 5 साल में उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक बदलाव आया है, काफ़ी प्रोग्रेस भी हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में। आप तो देख ही रहे हैं कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, रोड्स बन गए हैं, रेलवे कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुआ है। और जो यूपी होता था दिल्ली से दूर, अभी हो गया है बहुत ही निकट। यूपी और दिल्ली में कोई दूरी नहीं है, और यूपी और दुनिया में उसका जो दूरी था वो बहुत ही कम हो गया है। और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों अभी यूपी को देख रहे हैं एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हब। और इसी के एक डिजिटल यूपी, डिजिटल इंडिया का डिजिटल यूपी में एक आर्किटेक्चर में हमने सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस खोले हैं और खोल भी रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्नेंस के इम्प्रूवमेंट सोल्यूशन, आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी ने कैसे 20 करोड़ लोगों को आधार दिलाया है, और आधार के द्वारा जनधन योजना और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना के तहत इस कोविड के दौरान कितना इस टेक्नोलॉजी के ही कारण से, वैक्सीनेशन डिलीवरी के कारण से उनको हमने बचाया है। तो इसका एक एडिशनल लेयर है कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आई बेस, और इंटरनेट एक्सचेंज है इसका एक महत्वपूर्ण अंग। कि इंटरनेट एक्सचेंज जो आज के दिन एक ही था उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में, आज हम 7 खोल रहे हैं ताकि यूपी में 8 हो। और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि जो इंटरनेट एक्सपीरियंस होगा, इंटरनेट स्पीड होगा, इंटरनेट एक्सेस होगा, और नए नए ISPs आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और खोलना चाहते हैं इंटरनेट प्रोविज़न, उनके लिए ये सब एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और ये ओवरऑल डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो प्रोग्राम है, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश के अगले आने वालों सालों में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और एक्सपेंशन का। देखिए, IT और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि एक माहौल बने। मैंने 1-2 महीने पहले कोई और स्टेट गया था, वहाँ पे वो लोग पूछ रहे थे कि आप हमारे स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT आ क्यों नहीं रहा है, और उसका मैं उत्तर वहाँ पे मैंने जो दिया है मैं यहाँ दे रहा हूँ कि IT के लिए कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी और एंड स्किलिंग, यानी कि एजुकेशन लेवल, ये तीनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 5 साल में जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है दुनिया को, दुनिया के इन्वेस्टर्स को, इंडियन इन्वेस्टर्स को, कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का तो माहौल एकदम 180 डिग्रीज जो हम सोचते थे उत्तर प्रदेश के बारे में, और जो है आज एकदम सेफ स्टेट हो गया है। और यहाँ के युवाओं में एक ऊर्जा भी आ गया है और एनर्जी भी आ गया कि वो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ये जो हुआ है इसका एकदम परिणाम है कि हमने लखनऊ में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोले हैं, अभी मेरठ में खोलने जा रहे हैं, और आप मान के चलिए कि आगरा में भी बहुत ही जल्दी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और एक टेक्नोलॉजी हब होगा। जैसे नोएडा बन गया है और उत्तर प्रदेश बन गया है टेक्नोलॉजी और IT का एक हब देश में, हर शहर उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ अगले आने वाले सालों में वहाँ पे होगा टेक्नोलॉजी हब, वहाँ पे हुआ इंटरनेट परफॉर्मेंस, और वहाँ पे हुआ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब एक प्रोसेस था, 5 साल लगे हैं, लेकिन ये 5 साल में बहुत मेहनत किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने। और जब लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं मानता हूँ ये डबल डिजिटल इंजन की सरकार भी है। इसीलिए हम इस पॉइंट तक आए हैं, और इस पॉइंट से आगे जाने के लिए भी अभी काम बाकी है, लेकिन वो काम करेंगे और ये प्रगति होगा और अवसर आएंगे।